नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो सिर्फ हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही इसमें नहीं डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वेदास आर डैश इन नंबर। तो आपको बताना है, हिंदुइज्म में आपको पता होगा वेद होते हैं, तो आपको बताना है वेद कितने होते हैं। तो वेद होते हैं टोटल 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओल्डेस्ट वेद इन द डैश इज द डैश विच वॉज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। तो जो ओल्डेस्ट वेद है वो है ऋग्वेद, और वो कब कंपोज किया गया था, दैट वॉज कंपोज्ड बिलो बिफोर 35 ईयर्स एगो। या ये कह सकते हैं 3500 ईयर्स एगो इसको क्या किया गया था, कंपोज किया गया था। किसको? ऋग्वेद को। 35 ईयर्स नहीं, 3500 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 ऑफ हाइम्स कॉल्ड। तो देखिए, जो ऋग्वेद में हाइम्स होती हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सूक्त। तो और इस सूक्त को कहते क्या है, इट इज कॉल्ड वेल सेड, मतलब बहुत अच्छा बोला गया है, ऐसा इसको कहा जाता है। विच इंक्लूड्स द हाइम्स इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। और ये हाइम्स किसको प्रेज करते हैं, तो गॉड्स को और गॉडेसेस को प्रेज करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द टू रिवर्स आर स्टडीड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की अगर बात करी जाए तो इसमें मेनली 2 रिवर की बात करी गई है, एक है ब्यास और दूसरा है सतलज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज। तो आपको बताना है संस्कृत जो है वो किस फैमिली ऑफ लैंग्वेज में आती है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर है इंडो यूरोपियन। तो इंडो यूरोपियन में संस्कृत आती है। कुछ फैमिली की अगर बात करी जाए, कुछ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस की बात कर ली जाए, जैसे आसामीज़ हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कश्मीरी सिंधी हो गई। कुछ एशियन लैंग्वेज की बात करी जाए, जैसे पर्शियन है, इंग्लिश है, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। ये सारी की सारी जो हमने लैंग्वेज अभी आपको बताई हैं, ये सारी की सारी लैंग्वेज सेम फैमिली से आती हैं। अब क्यों सेम फैमिली बोला गया, तो सेम फैमिली इसलिए बोला आ रहा है क्योंकि जो वर्ड्स हैं इन सब लैंग्वेजेस के, जैसे मात्र जो है वो संस्कृत का टर्म है, ठीक है, वो माँ बन जाता है किसमें, हिंदी में, और मदर बन जाता है किसमें, इंग्लिश में। तो देखिए कहीं ना कहीं तीनों में सिमिलरिटी आपको दिखाई पड़ेगी। क्यों सिमिलरिटी है, क्योंकि ये तीनों के तीनों वर्ड्स जो हैं वो सेम फैमिली ऑफ लैंग्वेज में बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वेदास। तो वेद में अगर आपसे पूछा जाए कितने गॉड्स इंपॉर्टेंट, कितने इंपॉर्टेंट गॉड्स के बारे में बात करी गई, तो आप कहेंगे 3 गॉड्स के बारे में। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो अग्नि के बारे में बताई गई, बिल्कुल सही बात है। अग्नि का मतलब होता है गॉड ऑफ फायर। नेक्स्ट बताई गई है इंद्र के बारे में, इंद्र है वॉरियर गॉड, बिल्कुल सही है भी। थर्ड बताया सोम रस के बारे में या सोम गॉड के बारे में। तो सोम क्या होता है, सोम एक प्लांट होता है जिससे स्पेशल ड्रिंक बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं सोम रस। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो गॉड ऑफ प्लांट कौन है, सोम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें नन ऑफ दी अबव होगा। इसका मतलब कि तीनों के तीनों आंसर जो है वो करेक्ट हैं, कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, लैंग्वेज यूज्ड बाय द डैश पीपल बिलोंग टू टिबिटो बर्मन फैमिली। तो तिब्बत और बर्मा के बीच में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट पड़ता है भारत का, और यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को हम लोग बोल सकते हैं टिबेटो बर्मन फैमिली की वो लैंग्वेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये जो आपको लैंग्वेजेस दी गई हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये सारी की सारी लैंग्वेज साउथ इंडिया में बहुत बोली जाती हैं। और साउथ इंडिया अगर आप देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू द्रविडियन फैमिली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज द्रविडियन फैमिली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू डैश फैमिली। तो सेंट्रल इंडिया की बात करी जाए, या अगर मान लीजिए बात करी जाती है झारखंड की, तो झारखंड भी आपको पता होगा सेंट्रल इंडिया में ही आता है। तो इसमें जो लैंग्वेज बोली जाएंगी वो किस फैमिली की होंगी, तो ये फैमिली होगी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद वॉज रिटन ऑन विच बार्क। तो आपको बताना है किस लकड़ी की छाल पे ऋग्वेद को लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्च बार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखिए एक बर्च बार्क के बारे में बताया गया है। अगर आप एनसीईआरटी ठीक से पढ़े होंगे तो आपको इस तरीके की एक फ़ोटो मिलेगी। तो यही ऋग्वेद है जिसको बर्च बार्क पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ बर्च। वो जो बर्च बार्क की बात हो रही हो, कहाँ पे ढूंढा गया था, तो वो जो ढूंढा गया था वो कश्मीर में वो मिला था। ठीक है, तो कश्मीर में ये जो हमको बर्च बार्क मिली है वो कश्मीर में मिली है, और बाद में इसको पुणे के म्यूज़ियम में स्टोर कर दिया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच वेद इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स विच इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स बियास एंड सतलज। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग ने पढ़ा था किन दो नदियों मेनली बारे में बात करी गई है, तो बियास और सतलज है। तो अगर आप हाइम देखेंगे तो एक हाइम है जिसमें विश्वामित्र और इन दो नदियों का संवाद बताया गया है, तो वो किस हाइम में है ये आपको, मतलब किस वेद में है ये आपको बताना है। तो ये है ऋग्वेद की बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन दी हाइम्स। ठीक है, तो हाइम में अगर आप देखेंगे जो मेजर रिवर्स हैं वो तो ब्यास और सतलज हैं, लेकिन यहाँ पर इंडस की बात भी करी गई है, इंडस के ट्रिब्यूटरीज की बात भी करी गई है और सरस्वती की बात भी करी गई है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली। तो आपको बताना है कि गंगा और यमुना का नाम कितनी बार आया है। तो गंगा और यमुना का नाम ऋग्वेद में सिर्फ एक बार आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वंस। नेक्स्ट इज हु वर द प्रीस्ट इन द एंशिएंट टाइम। तो पुराने समय में जो प्रीस्ट होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, और एक होते थे राजा। नेम द प्लेस वेयर वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स एंड 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। तो इतनी चीज़ों के साथ एक स्केलेटन पाया गया था। कहाँ पाया गया था ये आपको बताना है, तो ये पाया गया था ब्रह्मगिरी में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। ठीक है, तो स्टोन बाउल्डर्स को क्या कहा जाता है, मेगालिथ कहा जाता है। विच वर केयरफुली अरेंज बाय द पीपल एंड वर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। ठीक है, और इन स्टोन बाउल्डर्स को बहुत केयरफुली अरेंज किया जाता था, जिससे ये जानना आसान रहता था कि जो जो भी ब्यूरियल्स हैं, जो जहाँ पे किसी को बरी कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आइडेंटिफाई करना है थोड़े दिनों बाद आके कि उसको कहाँ बरी किया गया था, तो उससे आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो ये ब्यूरियल्स, ये मेगालिथ्स होते क्या हैं, तो मेगा का मतलब होता है बड़े और लिथ का मतलब होता है स्टोन, तो इसका आंसर हो जाएगा बिग स्टोन्स। Next is question number 18. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the dash. तो यहाँ पे डैश होना चाहिए। तो अगर आप मेगालिथ की बात करेंगे तो मेगालिथ आपको डेक्कन में मिल जाएंगे, साउथ इंडिया में मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी मिल जाएंगे और कश्मीर में मिल जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइप ऑफ मेगालिथ लाइक द वन शोन हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेगालिथ के बारे में बताया गया है, हैव पोल्ट होल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोल्ट होल दिया गया है, विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस, दिस इज कॉल्ड। तो जो पोल्ट होल है ये आपको बताना है कि ये पोल्ट होल क्या होता था। तो ये पोल्ट होल, इस पोल्ट होल कहते क्या थे, दिस वाज कॉल्ड सिस्ट। जो आपको पोल्ट होल दिखाई पड़ेगा इसमें, इसको क्या कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और पोल्ट होल का काम क्या होता था कि उससे दूसरी बॉडी को एंटर इसी से करवाते थे। मान लीजिए सेम फैमिली है और सेम फैमिली के कुछ लोग, जैसे आज मान लीजिए कोई ख़त्म होता है, उसके कुछ साल बाद दूसरा आदमी ख़त्म होता है, कोई ख़त्म होता है, तो उसको उसी पोर्ट होल के थ्रू उसकी जो डेड बॉडी थी उसी के अंदर एंटर करा दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द एविडेंस ऑफ विच फ्रूट्स वर फाउंड। तो आप अगर देखेंगे किस फ्रूट का एविडेंस यहाँ पे आपको मिलता है, तो बेर, आंवला, जामुन का एविडेंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 21, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द मनुस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद ऑन द बर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। ये बात बिल्कुल सही है। Next question, next part is about 150 years ago it was used to prepare one of the earliest printed text of Rigved as well as English translation। ठीक है, ये भी सही है कि इसी से ही इस जो बिर्क बार्क मिला है, ठीक है, उसी से ही हम लोग ने ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश का, और साथ ही साथ उसी से हम लोग ने ऋग्वेद को प्रिपेयर भी किया है। ठीक है, ऋग्वेद इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। ये बात भी सही है कि जो ऋग्वेद है उसको कहाँ पे स्टोर किया गया है, उसको अब प्रिजर्व किया गया है, लाइब्रेरी है कहाँ की, पुणे की। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को देखना चाह रहे हैं ब्रिज बार को, तो आप पुणे की लाइब्रेरी में जाके उसको देख सकते हैं। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, मतलब नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 22, कंप्लीट दी सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। स्लेव्स वर यूज्ड फॉर। तो स्लेव्स मतलब क्या होते हैं, दास होते हैं। दासों का काम क्या होता था, वर्क। तो जो भी काम काज का काम होता था, जो भी काम काज होता था, जो भी छोटे काम होते थे, वो अक्सर स्लेव से कराए जाते थे। नेक्स्ट इज मेगालिथ आर फाउंड इन। तो मेगालिथ कहाँ फाउंड होती है, कहाँ पाई जाती है, तो साउथ इंडिया में, डेक्कन में, कश्मीर में। ठीक है, अभी हम लोग ने बहुत सारी बातें करी थी, नॉर्थ इंडिया में भी मेगालिथ पाई जाएंगी। नेक्स्ट इज स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज टू। तो देखिए जो बाउल्डर्स होते थे इसको क्यों यूज़ किया जाता था, तो इसको इसलिए यूज़ करते थे जिससे हम लोग एग्जैक्ट प्लेस जान सके कहाँ पर किसी को बरी किया गया था।
ठीक है। तो जो भी बरी किया गया है इंसान, उसकी एग्जैक्ट प्लेस का पता लगाने के लिए हम लोग बाउल्डर्स को यूज़ करते थे। नेक्स्ट इज पोर्ट होल्स वर यूज फॉर, तो अभी हमने पोर्ट होल्स की बात करी थी कि अगर मान लीजिए सेम फैमिली का कोई पर्सन है और उसको उसी में ही दफनाना है जहाँ पे पहला वाला दफनाया गया था उसकी फैमिली का पर्सन, तो उसमें पोर्ट होल के थ्रू दूसरी बॉडी का हम लोग एंट्रेंस करा सकते थे। ये बात आपको समझनी है। पीपल एट इनाम गांव एट, तो वो क्या खाते थे? तो वो राइस खाते थे। ठीक है। बारले, राइस, बारले और सीसेम। तो ये आपको बात तीनों याद रखनी होंगी कि इनाम गांव के जो लोग थे वो इन तीन चीज़ों को खाते थे। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम, आपको मैच द कॉलम करना है। तो सूक्ता क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है वेल सेड। चैरियट्स मतलब रथ होता है। रथ कहाँ यूज होते थे? यूज्ड होते थे बैटल्स में। यज्ञ, यज्ञ इसको कहते हैं हिंदी में। यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाइस। दास कौन होते थे? दास को हम लोग स्लेव भी बोल सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर स्लेव हो जाएगा। मेगालिथ क्या होता है? तो स्टोन बाउल्डर्स होता है। तो इस तरीके से हम इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, आपको बताना है इसमें इनकरेक्ट मैच कौन सा है। बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वेदास, ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ वेदास 3500 ईयर्स एगो की बात है, बात बिल्कुल सही है। बिगिनिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स, तो मेगालिथ 3000 साल पहले की बात है, बात भी सही है। सेटलमेंट एट इनाम गांव, तो इनाम गांव का सेटलमेंट 3600 साल से 2700 साल पुराना है, ये बात भी सही है। चरक के बारे में जो बात दी गई है, चरक 200 ईयर ओल्ड की बात है, तो चरक 200 नहीं होगा, यहाँ पे 2000 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 25। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम, तो वैश्य वर्ड कहाँ से आता है? विश से आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज विश। 26 क्वेश्चन में कहा गया है घोड इज ट्रिब्यूटरी ऑफ डैश रिवर, तो घोड आपको बताना है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो इसका आंसर रहेगा भीम रिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है गिव शॉर्ट नोट ऑन सूक्त। ठीक है, सूक्तास जो थे उन पे आपको शॉर्ट नोट एक लिखने को आएगा। देखिए, पहला जो आपको समझना है, दीज हाइम्स वर कंपोज बाय सेजेस, जो ऋषि मुनि होते थे वो इन हाइम्स को कंपोज करते थे, पहली बात तो ये सही है, आपको समझनी है इसके बारे में। दूसरा, प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। ठीक है, सूक्त के बारे में आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रीस्ट होते थे वो स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से चीज़ों को याद करा देते थे या मेमोराइज करने को कहते थे, और एक एक वर्ड, एक एक अक्षर उनको बहुत सही से समझना पड़ता था, बहुत सही से उसको ट्रांसलेट, मतलब ये कह सकते हैं बोलना भी पड़ता था, उच्चारण भी उसका बहुत सही करना पड़ता था, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट, सूक्त के बारे में बताया गया मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड टॉट एंड लर्नड बाय मेन, अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन, तो ज़्यादातर जो सूक्त हैं, ये जो हाइम्स हैं, वो मेन कंपोज करते थे, कुछ ही ऐसे आपको मिलेंगे जो वुमेन ने कंपोज किए हैं। ऋग्वेद इज एन ओल्ड वैदिक संस्कृत, ऋग्वेद इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, तो अगर ऋग्वेद की बात करी जाए तो ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वो किस में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, और वो जो वैदिक संस्कृत है वो आज की वो संस्कृत नहीं है जो हम लोग स्कूल डेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सूक्त के बारे में बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ शॉर्ट नोट ऑन मेगालिथ, तो मेगालिथ के बारे में बात करी गई क्या है? तो मेगालिथ क्या होते हैं? कंटेन्स मोर देन वन स्केलेटन, तो मेगालिथ वो होते हैं, मेगा का मतलब है देखिए लॉन्ग, या ये कह सकते हैं, देखिए एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, या शॉर्ट के बाद बिग भी बोल सकते हैं, तो बिग स्टोन्स। ठीक है, तो जो बिग स्टोन्स होते हैं उनको मेगालिथ्स कहा जाता है। इनमें एक से ज़्यादा स्केलेटन पाए जाते थे, क्योंकि अभी हम लोग ने आपसे बात करी थी कि एक ही जगह पे एक फैमिली के एक से अधिक लोग वहाँ पर दफना दिए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट, दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम, तो सेम टाइम पे तो नहीं दफना सकते हैं, तो जब भी कोई इंसान किसी फैमिली का ख़त्म होता था तो उसको सेम जगह पे दफना दिया जाता था, ये मेगालिथ में होता था। सी देख लेते हैं, सी क्या है? इसमें स्टेटमेंट दिया गया है द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर बॉट इन टू द ग्रेव थ्रू दीज पोल्ट होल्स, तो पोल्ट होल्स के थ्रू जो बॉडीज़ होती थी वो ग्रेव के अंदर लाई जाती थी, तो ये भी मेगालिथ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चौथा देख लेते हैं, फोर्थ में क्या कहा गया है? स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट, तो देखिए जो बाउल्डर्स होते थे या जो स्टोन सर्कल्स होते थे ये साइन पोस्ट की तरह सर्व करते थे, जिससे पता चल जाता था कि कोई पर्सन है वो कहाँ पर बरी किया गया है, जिससे आसानी से उसकी फैमिली के पर्सन भी वहीं जाके बरी किए जा सकें। तो ये हमारे मेगालिथ के बारे में बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क, तो वर्क के टर्म्स में दो ग्रुप बताए गए हैं इस बुक में या इस चैप्टर को, इस ऋग्वेद के हिसाब से।
तो फर्स्ट जो लोग होते थे उनको प्रीस्ट कहते थे, और प्रीस्ट कौन होते थे? ब्राह्मण्स होते थे। इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था वेरियस रिचुअल्स कराना, ठीक है। और दूसरे कौन होते थे? दूसरे राजा होते थे। अब राजा कौन होते थे ये भी जानना जरूरी है। दीज राजाज वर नॉट ओनली द वंस हु विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, ठीक है। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, ये बात आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इनके पास कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, पैलेसेस नहीं होते थे, आर्मी नहीं होते थे, और ना ही ये टैक्स भी कलेक्ट करते थे, ठीक है। ये दोनों की दोनों बातें जो दी गई हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यंस, ठीक है। तो आर्य कहा जाता था, जो लोग हाइम बनाए हैं, जिन लोगों ने सूक्त बनाए हैं, उनको आर्य कहा जाता था। और जो इनको अपोनेंट थे उसको दास कहा जाता था या दासयूस कहा जाता था, ठीक है। ये बात सही है। नेक्स्ट देख लिए, देयर वर दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइजेस। ये कोई सेक्रीफाइस नहीं परफॉर्म करते थे, लेकिन ये अलग अलग लैंग्वेजेस जरूर बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात, लेटर द टर्म दास, ठीक है। और जैसे अगर कोई मेन है तो उसको दास बुलाएगा, फीमेल है तो उसको दासी बुलाएगा। केम टू मीन स्लेव, ठीक है। तो इनका नाम क्या बदल के रख दिया गया? स्लेव कहा गया इनको। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। तो जब इनके बीच में वॉर होता था, आर्यंस के और दास के बीच में वॉर होता था, तो जो इंसान कैप्चर कर लिया जाता था उनको क्या कहा जाता था? स्लेव कहा जाता था या दास कहा जाता था, ठीक है। और फिर इन्हीं लोगों से ही काम कराया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, ठीक है। और ये जो स्लेव होते थे ये एक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करते थे, हु कुड मेक देम डू वट एवर दे वॉन्ट। और उनसे जैसे भी काम उनको कराने होते थे वो आराम से करवाते रहते थे। ये चारों की चारों बातें जो दी गई हैं बिल्कुल सही है, कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रेड। तो देखिए, ऋग्वेद के बारे में बात करी गई है कि इसको रिसाइट किया जाता था और सुना जाता था, ठीक है। इसको कोई रीड नहीं करता था, मतलब ये कोई लिखी हुई चीज़ नहीं है जिसको रीड किया जाए। जैसे गुरु होते थे वो बोलते थे, और जो जो शिष्य होते थे वो उसको सुनते थे और याद कर लेते थे, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड में कहा गया, इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो, ठीक है। तो देखिए कितने सेंचुरीज बाद ऋग्वेद को लिखा गया ये कह सकते हैं, ठीक है, कंपोज किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 32, चरक संहिता के बारे में आपको बताना है। तो चरक के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। 2000 ईयर्स एगो देयर इज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक। तो एक बहुत फेमस फिजिशियन थे चरक, जिनका नाम था, 2000 साल पहले की बात है। इन्होंने एक किताब लिखी थी मेडिसिन पे जिसका नाम था चरक संहिता। मतलब चरक संहिता क्या है? ये एक बुक है, किसकी? मेडिसिन की। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें 360 बोन्स होती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बोन्स कितनी है? 206 हड्डियाँ हैं ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है। दिस इज मच लार्जर देन 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द मॉडर्न एनाटॉमी, ठीक है। तो अगर आज की आप बायोलॉजी या एनाटॉमी देखेंगे तो उसमें हमारे पास कितनी बोन्स है? 206 बोन्स हैं, जो कि उन्होंने 360 बताई थी, जो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये गलत है, लेकिन असलियत ये थी कि वो गलत नहीं थी। इन्होंने टीथ भी काउंट कर लिए थे, जॉइंट्स भी काउंट कर लिए थे, और कार्टिलेज भी काउंट कर लिया था, तब इनका जो नंबर ऑफ बोन्स इनको दिखे वो कितने थे? 360 थे, ठीक है। ये बात है चरक संहिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। देखिए, अगर अगर किसी को कोई स्केलेटन मिलता है, ठीक है, स्केलेटल अगर कोई मिला तो कैसे पता किया जाएगा कि वो मेन का है या वुमेन का है? तो देखिए, अगर बच्चे का स्केलेटन मिल रहा है, चाहे वो बच्चा गर्ल हो या बॉय हो, तो उसके स्केलेटन को आसान नहीं होता पता करना, उसको नहीं पता कर सकते कि वो वुमेन का है कि मेन का है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ा है, ठीक है, कोई मतलब एक ये कह सकते हैं कि नौजवान है, उसका अगर स्केलेटन मिल सकता है या मिलता है, तो क्या होता है कि जो हिप और पेल्विक एरिया होती हैं वुमेन की, ठीक है, वो लार्जर होती हैं। और क्यों लार्जर होती हैं? टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 34, इसको देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। About 3,500 years ago, we found the first evidence of writing in China। तो देखिए 3500 साल पहले की बात करी जाएगी तो राइटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है? एक तरीके से चाइना से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब ये राइटिंग किस पे होती थी इसके बारे में भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइटिंग होती थी किस पे? एनिमल के
बोन्स पे। और इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था ऑरेकल बोन्स। अब क्यों ऑरेकल बोन्स कहते थे इनको? इसलिए कहते थे क्योंकि ये किंग्स का फ्यूचर बताते थे। किंग्स का ही नहीं, सब बहुत चीज़ों का ये फ्यूचर बता देते थे। किंग क्या करता था इस पे? किंग इस पे क्वेश्चंस लिखता था। इन बोन्स पे किंग क्या करता था? क्वेश्चंस लिखता था, जैसे कि वो जो बैटल है उसको जीतेगा कि नहीं, जो हार्वेस्ट हो रही है वो अच्छी होगी कि नहीं, उसके पास सन होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस क्या करते थे? किंग लिख देते थे बोन्स पे। और फिर क्या करते थे? बोन्स वर पुट इनटू फायर। बोन को फिर फायर में फेंक दिया था, मतलब आग में डाल दिया जाता था। ठीक है, और वो फिर क्योंकि बोन है, फायर में डालेंगे तो क्या हो जाएगी? बोन क्रैक हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हीट। देन फॉर्च्यून टेलर। अब देखिए उसके बाद फिर ज्योतिष आते थे। फॉर्च्यून टेलर को मतलब ज्योतिष कह सकते हैं, वो इन क्रैक्स को पढ़ते थे। और क्रैक्स को पढ़ने के बाद क्या होता था? वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते थे कि जो क्वेश्चंस उसने लिखे थे राजा ने, उसके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है, एज यू मे एक्सपेक्ट। अब देखिए कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता, तो जब वो लोग भी फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे तो उसमें भी उनको गलतियाँ मिलती थीं। दीज किव किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज़ दे अमेज्ड। ठीक है, वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ वेल्थ, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इनके पास से रहती थी। ठीक है, लेकिन इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन। ठीक है, इनको आयरन के बारे में, आयरन के यूज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसके चारों के चारों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उसमें देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है गिव अ ब्रीफ ऑफ इनाम गांव। तो इनाम गांव के बारे में पूछा गया है, क्या चीज़ सही है। ठीक है, तो कई सारे स्टेटमेंट हैं जो इनाम गांव के बारे में दिए गए हैं, एक बार हम पढ़ देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो इनाम गांव एक साइट है जो कि घोट रिवर पे है, और घोट रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है भीमा की। ठीक है, इसके बाद 3600 साल से 2700 साल पुरानी है ये इनाम गांव, ये भी आपको याद रखना है। हियर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, तो जो एडल्ट्स थे उनको बरी किया जाता था ग्राउंड में। ठीक है, और उनको सीधा लटाया जाता था, और जो सर होता था वो किधर की ओर होता था? नॉर्थ की तरफ होता था। देर आर मेनी प्रेयर्स इन ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। तो ऋग्वेद अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद में कई सारी प्रेयर्स हैं, कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए और हॉर्सेस के लिए। इसके बाद हॉर्सेस वर यूज्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। ठीक है, तो चैरियट्स होते थे जिसमें हॉर्सेस लगाए जाते थे और वो बैटल में यूज़ किए जाते थे, ये भी आपको समझना है। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। तो बैटल्स किसके लिए होते थे? लैंड के लिए होते थे, पास्चर के लिए होते थे। ठीक है, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, दैट राइप एंड क्विकली सच एज बार्ले। ठीक है, तो ये चीज़ मेनली आपको समझनी है। ठीक है, कि लैंड क्यों होता है, मतलब लड़ाई जो होती है लैंड के लिए क्यों होती है? क्योंकि लैंड पे ही पास्चर्स उगते हैं, क्रॉप्स उगते हैं। और जैसे क्रॉप कौन से हो गए? बार्ले हो गया, जो उसमें बहुत ज़्यादा फेमस था। सम बैटल्स वर फॉट फॉर। अब कुछ बैटल्स काहे के लिए होती थी? वाटर के लिए होती थी। और फिर क्या करते थे वो लोग? लोगों को कैप्चर कर लेते थे। Wealth that was obtained kept by the leaders, some were given to the priest and rest was distributed among the people। जो वेल्थ मिलती थी कैप्चरिंग के बाद वो लीडर के पास रखी जाती थी, कुछ प्रीस्ट को दी जाती थी, और जो बचता था वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाता था। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सेक्रीफाइसेस। तो जो कुछ पैसा रहता था उसको वो लोग क्या करते थे? यज्ञ में यूटिलाइज कर देते थे। ठीक है, फायर को, मतलब जो भी अग्निदेव हैं उनको सेक्रीफाइस दिया जाता था, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन की अगर बात करी जाए तो इनाम गांव का जो ऑक्यूपेशन था वो एक तरीके से यहाँ पर सीड्स पाए गए हैं, वीट के, बार्ले के, पल्सेस के, मिलेट्स के, इन सब के सीड्स पाए गए हैं, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यहाँ पर बोई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट इज बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स मे बियर कट मार्क्स दैट शो दैट दे हैव बीन यूज्ड एज फूड। तो देखिए अगर बोन्स देखेंगे कई सारे एनिमल्स की, तो उसमें कट के मार्क्स थे, जिससे पता चलता है कि हम लोग उस समय, ये जो लोग थे यहाँ के, वो लोग क्या करते थे? इनको मीट की तरह यूज़ करते थे, इनको फूड की तरह यूज़ करते थे एनिमल्स को। दीज इंक्लूड्स, अब कौन कौन से एनिमल? जैसे कैटल हो गया, बफेलो हो गया, गोट, शीप, ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती थी। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ एविडेंस फ्रूट्स के भी हैं इसमें। ठीक है, फ्रूट्स के कौन कौन से एविडेंस हैं? जैसे बेर है, आंवला है, जामुन है, डेट्स हैं, ये सब फ्रूट के भी एविडेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।